ओके, देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय के लेखांकन की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या हम जीडीपी को बोलते हैं? नेशनल इनकम क्या हम जीडीपी को बोलते हैं? तो हम कहते हैं नहीं, नेशनल इनकम हम जीडीपी को नहीं बोलते हैं। नेशनल इनकम की डिफिनीशन अलग है। ठीक है, तो क्या प्रति व्यक्ति आय के विश्लेषण द्वारा देश के बीच आर्थिक तुलना को यह सुगम बनाता है हमारा राष्ट्रीय आय? तो हाँ, पहला ऑप्शन इसका सही है कि ये सुगम बनाता है। यह वेतन और मुनाफे जैसे कारकों के बीच राष्ट्रीय आय को वितरण प्रदान करता है। सो मेरे दोस्त है, हाँ ये वितरण प्रदान करता है। लेकिन सबसे खास बात है कि क्या ये औद्योगिक क्षेत्र के आर्थिक उत्पादन को मापने तक सीमित है? तो नहीं, ये सिर्फ आर्थिक उत्पादन में सिर्फ ये औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बड़ा है। ठीक है, हम यहाँ पे उत्पादन के जो हमारे हर क्षेत्र हैं, या मैं यूं कहूं कि हमारी औद्योगिक गतिविधियों के जितने अन्य क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों को मिला करके ये मापने का काम करता है। वहीं पे अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो नेशनल इनकम की जो मेजरमेंट करते हैं वो हम करते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक, आगे चल करके आपको पता चलेगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो इसमें से कितने विकल्प सही हैं? तो इसमें से मेरे दोस्त दो विकल्प सही हैं। और वो दो विकल्प कौन से हैं? वो आपके दोनों विकल्प हैं, एक और दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक, पहला है ऑप्शन भारत में स्थित अन्य देशों के दूतावास, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारत के निवासियों के द्वारा संचालित प्राकृतिक गैस क्षेत्र। तीसरा है हमारा अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय निवासियों द्वारा संचालित जहाज। ठीक, मैं तब तक आपके साथ जीडीपी पे बातें करता हूं, आपको इसको कमेंट करना। मेरे दोस्त अगर मैं आपसे थोड़ा सा जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी हम कहते किसे हैं? तो जीडीपी कहते हैं किसी एक वित्तीय वर्ष में, ठीक, किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। और ये मूल्य भी कैसा है? ये है बाजारी मूल्य। ठीक है, कैसा है? ये है बाजारी मूल्य। अब आपको बताना है, मैंने आपसे कहा है कि घरेलू सीमा या घरेलू क्षेत्र, देखिए याद रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष जानना है, घरेलू सीमा जानना है, उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य जानना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ कर दूं, आप कमेंट करते रहिएगा। वित्तीय वर्ष जो हमारा है वो हमारा वित्तीय वर्ष क्या चलता है? तो मेरे दोस्त जो हमारा वित्तीय वर्ष है, मैं कोई डार्क पेन यूज करता हूं जिससे कि आपको दिख सके। जो हमारा वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च है। उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, मतलब हम इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते हैं। कहने का सेंस मेरा ये है कि हम इसमें हम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि ये मार्केट प्राइस होता है। हम दो प्राइस देखते हैं, एक हम देखते हैं मार्केट प्राइस और एक हम देखते हैं फैक्टर कॉस्ट। ये मार्केट प्राइस वह मूल्य होता है जब हम किसी वस्तु को बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। मान के चलिए कि हमने इस पेन का उत्पादन किया और इस पेन के उत्पादन करने के बाद अब हमें बाजार में बेचना है, तो इस पेन की मैं वैल्यू कितनी रखूंगा, ये होता है उसका बाजारी मूल्य। देखिए, अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें या उत्पादन के साधनों की बात करें
तो हमें सामान्यतः 4 उत्पादन के साधन देखने को मिलते हैं। भूमि है, पूंजी है, श्रम और संगठन, ये उत्पादन के साधन है। इन चारों साधनों को एक साथ करके हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वस्तु या सेवा, किसी का भी हम उत्पादन करते हैं। ठीक है, उत्पादन हमने कर लिया, बाजार में बेचना है, तो इस वस्तु को हम जिस दाम पर बेचेंगे वो उसका बाजारी मूल्य होगा, और इस वस्तु को बनाने में जितना हमारा पैसा लगा है वो इसका फैक्टर कॉस्ट हो। ठीक, तो मान लीजिए इस पेन को बनाने में हमें कितना रुपए लगे हैं, 10 रुपए। एक एग्जाम्पल से मैं आपके साथ समझाता हूं, मैं बाद में इरेज कर दूंगा। मैंने क्या कहा था, भूमि, भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन, इन सबको भी तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो मान लिया कि इसको पेमेंट हमने किया 8 रुपए, प्लस हमने टैक्स दिया 2 रुपए, तो इस पेन की हमारी लागत मूल्य कितनी हुई, 10 रुपए होगी। तो क्या हम इस पेन को बाजार में 10 रुपए पे बेचेंगे? तो आप कहोगे नहीं सर, हम इसको 10 रुपए पे नहीं बेचेंगे, कुछ ज्यादा बेचेंगे, अपना मुनाफा भी तो निकालना है ना हमको। तो ये है इसका फैक्टर कॉस्ट, और इसको बेचेंगे वो है मार्केट प्राइस। तो जब हम मार्केट प्राइस निकालते हैं तो हम लिखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, मार्केट प्राइस बराबर हम लिखते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वहीं पे जब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है तो हम चीजें पलट देते हैं, हम यूज कर लेते हैं मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। जनरली आपको मार्केट प्राइस और इनडायरेक्ट टैक्स ही मिलता है, सब्सिडी हम बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। अब हमसे पूछा है, दो चीजें तो हमें पता चल गई, हमें बाजारी मूल्य पता चल गया कि बाजारी मूल्य में क्या होगा कि लागत मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। वित्तीय वर्ष में क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा एक वित्तीय वर्ष है। अब सारा खेल मेरे दोस्त फंसा हुआ है, वो क्या है, घरेलू सीमा। अब अगर घरेलू सीमा हमें पता चल जाए तो हमें हमारा जीडीपी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उत्पादन कौन करेगा, कहीं लिखा है? या क्या ऐसा लिखा है कि उत्पादन कहाँ होगा? नहीं, क्या लिखा है? कंफ्यूज हो गया? ठीक है, घरेलू सीमा लिखा है। तो उत्पादन कहाँ होगा, घरेलू सीमा में होगा। मतलब उत्पादन कौन कर रहा है हमसे कोई लेना देना है ही नहीं, उत्पादन कोई भी करे तो मतलब भारत के जीडीपी में वह शामिल होगा जो भारत वासियों के भी द्वारा होगा और विदेशी नागरिकों के भी द्वारा। लेकिन होना कहाँ चाहिए, भारत की घरेलू सीमा में होना चाहिए। दो उत्तर आपको यहां से निकलेगा। अगर आपको निकालना है जीडीपी तो आपको प्रश्न पूछना है कहाँ उत्पादन हुआ है, और अगर आपको निकालना है जीएनपी तो आपको पूछना है कि उत्पादन कौन कर रहा है। ठीक, अगर उत्तर आपका निकले घरेलू, ठीक, और यहां पर उत्तर निकलेगा भारतीय नागरिक या देश के नागरिक, समझ पाए आप? तो ये कुछ डेप्थ में हमने आपके साथ भारत के जीडीपी का वर्णन किया है। मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं आपको। किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम बाजारी मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाता है। अगर मैं वित्तीय वर्ष की बात करूं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक हमारा वित्तीय वर्ष होता है। वहीं पे अगर मैं अंतिम वस्तु एवं सेवा की बात करूं तो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स शामिल नहीं किया जाता। उसका मेन कारण है जिससे कि दोहरी गणना ना होने पाए, और अगर दोहरी गणना होती है तो वो हमारी जीडीपी का सही से आकलन नहीं हो पाएगा। बाजारी मूल्य में हम क्या करते हैं कि बाजारी मूल्य बराबर होता है या मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इस प्रकार से हमारा वस्तु एवं सेवा का अंतिम बाजारी मूल्य भी निकल आता है। घरेलू सीमा की मैं बात करूं तो घरेलू सीमा भारत की भौगोलिक सीमा प्लस विश्व में हर वह स्थान जिस पर भारत सरकार का अधिकार है या भारत सरकार वहां पे ऑपरेटिंग करता है, वहां पे उसकी औद्योगिक गतिविधियां संचालित होती हैं, वो सब के सब भारत के भारत की आर्थिक सीमा में कहूं या भारत की घरेलू सीमा में कहूं, इसका वो हिस्सा होती है। जैसे कि अगर भारत का विदेशों में कोई दूतावास है तो वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा। भारत का विदेशों में अगर कोई सैन्य अड्डा है वो भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा।
भारत की कोई जहाज, कोई एयरपोर्ट, कोई नेवल बेस अगर विदेशों में है तो वो भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। कहने का मेरा सेंस ये है कि विश्व में जो भी क्षेत्र है जिस पर भारत का अधिकार है या नहीं है, बट वहां पे भारत की औद्योगिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं, तो वो सब भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। मतलब अमेरिका में भारतीय दूतावास में जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी वो भारतीय जीडीपी का हिस्सा होंगी। अंटार्कटिका में जो हमारा प्रयोगशाला है वहां पर जो भी गतिविधियां होंगी वो भारतीय जीडीपी का हिस्सा होंगी, भले ही वो भारत के बाहर क्यों ना हो। वहां पर कोई विदेशी व्यक्ति करे, कोई भारतीय व्यक्ति करे, डजेंट मैटर, बस वो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है तो भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। क्लियर है? क्लियर हो क्या? अब तो आप उत्तर बताने में सक्षम है ना। तो जीडीपी में क्या क्या शामिल होगा? भारत में स्थित अन्य देशों का दूतावास नहीं, ये नहीं होगा। भारत में स्थित अन्य देशों का दूतावास तो फिर उनके जीडीपी का हिस्सा होगा, ना कि वो हमारी जीडीपी का हिस्सा होगा। तो पहला तो गलत हो गया। ठीक, पहला गलत। तो पहला ये हमारा गलत हो गया और ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। क्लियर? अब क्या बच रहा है? अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारत के निवासियों के द्वारा संचालित संचालित प्राकृतिक गैस क्षेत्र, तो दो सही है, तो ये वाला हमारा सही होगा। मेरा कहने का सेंस मेरे दोस्त ये है कि हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है एक बार आप जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्वालिटी आपको मिलेगी, ये आप इतना जानिए। क्वांटिटी का मुझे नहीं पता, क्वालिटी आपको मिलेगा जो भी फैकल्टी पढ़ाएगी आप। अगला प्रश्न, बाजारी कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या पूछा है आपसे? जीडीपी पूछा है, सकल घरेलू उत्पाद बाजारी कीमतों पर मतलब मार्केट प्राइस पे पूछा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसमें एक स्थानीय कंपनी द्वारा किया गया समस्त उत्पादन शामिल होता है, लेकिन विदेशी संस्था या किसी देश में गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन शामिल नहीं होता। ठीक है, इसमें निवल उत्पाद कर शामिल नहीं होता है। आपको क्या बताना है कि सही है? हाँ, ये जरूर देखिएगा कि क्या पूछा है, कि सही है कि सही नहीं है। सो मेरे दोस्त, हमने आपको अभी बताया कि क्या शामिल है, तो इसमें एक स्थानीय कंपनी द्वारा किया गया समस्त उत्पादन शामिल होता है, ठीक है, लेकिन किसी अन्य विदेशी संस्था के द्वारा गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन शामिल नहीं होता। नहीं मेरे दोस्त, जीडीपी में दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो पहली हमारा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है? ना तो एक, तो पहला तो हमारा गलत हो गया, मतलब पहला तो हमारा गलत है। इसमें निवल उत्पाद कर को शामिल नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो कौन सा सही होगा? ना तो एक सही होगा और ना ही दो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहां आपको समझाने लायक होगा वहां में मैं आपको पूरा समझाऊंगा, लेकिन जहां पे हमें आगे बढ़ना होगा हम लोग वहां पे आगे बढ़ जाएंगे। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आय का मतलब हमसे पूछा है नेशनल इनकम। ठीक है, उत्पादन विधि एक वर्ष के भीतर विनिर्माण क्षेत्र में समस्त उत्पादन के निवल मूल्य को कम करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। चलो ठीक है, फिर कह रहा है आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना देश में व्यक्तियों द्वारा अर्जित किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ जैसी आयों को जोड़कर की जाती है। अगला कह रहा है कि वे विधि के अंतर्गत एक वर्ग के दौरान सार्वजनिक व्यावसायिक उद्यम द्वारा वस्तुओं पर किए गए सभी निवेश को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती। सही नहीं है, मैंने क्या कहा था, ये आप देख के चलिएगा कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या सभी, या इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, सो मेरे दोस्त, इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो इसमें से आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है और वो स्टेटमेंट है आपका बी। उत्पादन विधि एक वर्ष के भीतर विनिर्माण क्षेत्र नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे हम सारे क्षेत्रों को शामिल करते हैं। ठीक है, सिर्फ विनिर्माण क्षेत्र थोड़ी शामिल किया जाएगा। ठीक है,
विनिर्माण का मतलब है किसी एक क्षेत्र की बातें नहीं होंगी। जब भी उत्पादन विधि में 1 वर्ष की बात करते हैं राष्ट्रीय आय के लिए, तो हम सभी क्षेत्रों को शामिल करते हैं, ना कि सिर्फ एक क्षेत्र को शामिल। वह विधि के अंतर्गत 1 वर्ष में सार्वजनिक व्यावसायिक उद्यमों द्वारा वस्तुओं पर किए गए सभी निवेश को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाता है, तो नहीं, ये भी गलत है। केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है और वो है कौन सा? एक ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे विकल्प के तौर पर आपको देखने को मिलेगा वो है 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, देखिए इंग्लिश के टर्म में इसलिए लिख देता हूं क्योंकि हिंदी के टर्म्स थोड़ा सा कठिन है, और चूंकि ऑपरेटर था नहीं इसलिए ये प्रश्न इंग्लिश में ट्रांसलेट हो नहीं पाए। जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना आपके लिए कर दिया। जहां पे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की यूज होगा वो मैं खुद करके चलूंगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, भरोसा रखिए। आने वाले टाइम में कुछ दिनों में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी मुझे भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इकोनॉमी में, इसीलिए मैं तुरंत इंग्लिश लिख लेता हूँ। इंग्लिश लिखने पे वो शब्द बहुत आसान हो जाते हैं। तो प्रश्न क्या है? सकल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, किसी देश के लोगों और व्यवसायों द्वारा उस देश के भूभाग में अर्जित कुल आय। ठीक है, देश के लोग और व्यवसायों के द्वारा उस देश के भूभाग में अर्जित कुल आय। चलो ठीक है, या उत्पादन के बजाय आय की गणना करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा प्रश्न आपका सही होगा। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। तो आपके कमेंट आ गए होंगे, वेरी गुड। मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन आपका गलत है और दूसरा ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि ये राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है तो ये उत्पादन के बजाय आय पर गणना करता है। कौन सा कथन सही है? तो आपका केवल दूसरा कथन सही है। मैं आपसे बातें करूंगा नेशनल इनकम की। ठीक है, देखिए चीज मैं आपको सब बता के चलता हूं, आपको लग रहा होगा। नेशनल इनकम में आपको एक चीज जानने को मिलेगा, वो है जीडीपी। ठीक, जब आप जीडीपी पढ़ लेते हैं तो फिर जीडीपी से निकलता है जीएनपी। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको, परेशान मत होइए। जब आप जीडीपी पढ़ते हैं तो चूंकि हमने क्या देखा था कि ये जो जीडीपी है ये मार्केट प्राइस पर होता है। ठीक, जब ये मार्केट प्राइस पर होता है तो जीडीपी जीएनपी भी जीडीपी से ही निकलता है, तो ये भी मार्केट प्राइस पर होता है। ठीक, और फिर जब जीएनपी के से हम एनएनपी निकालते हैं तो चूंकि एनएनपी भी किस पे होगा? ये भी मार्केट प्राइस पे होगा। क्यों? क्योंकि हम सब मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था। और जब हम एनएनपी निकाल, देखिए दो चीजें हैं, एक इसमें आता है जी, जी को हम बोलते हैं ग्रॉस, एक आता है एन जिसको हम बोलते हैं नेट। ठीक, ग्रॉस का मतलब जैसे आप देखते हैं जीडीपी, फिर आप देखते हैं जीएनपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वहीं पे जब हम एन की बात करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फिर हर निकल के एक शब्द और आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखिएगा कि दो फॉर्मूला याद रखिएगा। पहला, मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, नोट करके लिखिएगा कि नेट, नेट ऑलवेज, एनएनपी, नेट ऑलवेज किस पे निकलेगा? ये खुद के ग्रॉस से निकलेगा। दूसरा, मार्केट प्राइस ऑलवेज फैक्टर कॉस्ट पर निकलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर इतना आपको याद है तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है एनडीपी, तो आप जर्नली करेंगे कि जीडीपी माइनस
डेप्रिसिएशन या जिसे हम ह्रास मूल्य करते हैं, अगर ये कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा एनडीपी निकल के आएगा। तो नेट हमेशा किससे निकला है, नेट हमेशा निकला है ग्रॉस से। ठीक है, याद रखिएगा, नेट हमेशा खुद के ग्रॉस से निकलेगा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं है। कई सालों से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाने का अनुभव है। ऑफलाइन में तो अनुभव ज्यादा हो गया है, सबसे ज्यादा बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं। जब मैं उनसे मार्केट प्राइस करता हूं तो फैक्टर कॉस्ट को गड़बड़ करते हैं, और जब मैं नेट की बात करता हूं तो वो ग्रॉस को गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको जीडीपी का मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है, एक सेकेंड, अगर आपको जीडीपी का मार्केट प्राइस निकालना है तो अब बताओ कि ये जीडीपी का मार्केट प्राइस किससे निकालोगे, जीडीपी से निकालोगे कि जीएनपी से निकालोगे? क्या बोला आपने? आपने गलत बोला है। अच्छा, आपने, हाँ, आपने सही बोला है कि जीडीपी की अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं तो ये खुद के जीडीपी से निकलेगा। क्या होगा, हमने कहा ना मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस बराबर वैसे याद रख लो, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और किसका फैक्टर कॉस्ट होगा, तो ये फैक्टर कॉस्ट होगा जीडीपी। समझ पाए? मतलब जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी का मार्केट प्राइस हमेशा खुद से निकलेगा, मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा, और नेट हमेशा ग्रॉस पे निकलेगा। याद रखिएगा, नेट हमेशा ग्रॉस पे निकलेगा और मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा। इसका राइट ऑप्शन हो गया था बी। क्लियर है? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आ रहा है, बट मेरे दोस्त, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज है, बाकी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो एक बार कमेंट करिएगा कि नेशनल इनकम की क्लास ले लीजिए, तो मैं नेशनल इनकम की क्लास आपको दे दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि आपको क्लास की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपने इतना देख लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विनिर्माण क्षेत्र, पिछले दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ा है। मेक इन इंडिया पहल का लक्ष्य 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चनों का प्रकृति इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, एक आपका स्टैटिक है और एक आपका करंट है, और ये आज के टाइम पे बहुत अच्छा लेवल माना जाता है जहां पर आपके समग्र अध्ययन का आकलन किया जाता है। ठीक है, सो मेरे दोस्त, भारत में पिछले दशक में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ा है, तो नहीं, घटा है। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान हमारे यहाँ घट रहा है। यही रीजन है कि हमारे यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डाउन हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर तो हमारा वैसे भी घाटे में चल रहा है। अगर आप सही तरीके से देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में का हमारी जीडीपी में जो योगदान है वो मुश्किल से 18%, 18.5 के आसपास है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, यहीं पे लिखूंगा नहीं, ब्रीफ कर दूंगा। प्राइमरी सेक्टर, हमारा जो पॉपुलेशन है वो 45 टू 48% है, जिसका जीडीपी में जो योगदान है 18 से 18.5% के आसपास है। वहीं पे अगर मैं विनिर्माण क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं, जिसमें से 27 से 28% या 25 से 26% पॉपुलेशन आती है, और उसका योगदान भी लगभग उन्हीं के बराबर है। लेकिन जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, जहां पर 17 से 18% लोग आते हैं, लेकिन उनका हमारी जीडीपी में योगदान 51 से 53% के बीच में है। तो आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर में 17 से 18% लोग 50 से 52 रुपए कमा रहे हैं, वहीं पर एग्रीकल्चर में 45 से 48% लोग सिर्फ 18 से 18.5 रुपए का ही योगदान दे पा रहे हैं हमारी पूरी की पूरी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में। यही रीजन है कि आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भी है, सिर्फ दिखने को बेरोजगारी नहीं है, ग्राउंड लेवल पर है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, देखिए, आप पढ़ करके ना 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप रोजगार में हैं, तो ऐसा नहीं कि आप रोजगार में हैं, आप बेरोजगार हैं। अगर बेरोजगारी की सही परिभाषा आप देखेंगे तो बेरोजगारी सॉरी रोजगार की सही परिभाषा है कि जो डिग्री आपके पास है, जो एलिजिबिलिटी आपके पास है, जो चीज आप डिजर्व करते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप रोजगार में हैं, अदरवाइज आप सही मायने में बेरोजगार हैं। क्योंकि
आप जो डिजर्व करते थे, जो आपके अंदर योग्यता थी, वो आपको नहीं मिला है, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा है किसी अन्य रोजगार के लिए, क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये कंफर्म है। यही रीजन है कि प्राइमरी सेक्टर से हम सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट नहीं किए लोगों को। मेन रीजन यही है, अगर हम प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट कर पाते तो शायद हमारे यहाँ रोजगार के अवसर भी होते और लोगों के पास या एग्रीकल्चर में जो आज प्रचंड बेरोजगारी है वो भी नहीं होता। और सबसे खास बात यह है मेरे दोस्त कि रोजगार के अवसरों का सबसे ज्यादा अगर सृजन करने की क्षमता है तो वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में उतने ज्यादा रोजगार के सृजन करने की क्षमताएं नहीं है। अगर सही मायने में क्षमताएं हैं तो है सेकेंडरी, क्योंकि अगर आप फूड प्रोसेसिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, या हो सकता है कि आप भी निर्माण क्षेत्र में हैं, इवन कुछ भी आप कर रहे हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है, तो वहां पे रोजगार के अवसरों का सृजन ज्यादा होगा। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। मान के चलिए मुझे एक एफएमसीजी कंपनी लगानी है और एफएमसीजी कंपनी में अगर मैं हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो क्या वहां पे मैं अकेले काम कर पाऊंगा? नहीं। मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला व्यक्ति चाहिए, मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति चाहिए, ब्रांडिंग करने वाला व्यक्ति चाहिए, लेबलिंग वाला व्यक्ति चाहिए। ये सब व्यक्ति हमें चाहिए, तब जाके मैं एक प्रोडक्ट बना पाऊंगा। लेकिन वही सर्विस सेक्टर है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ। अब मेरे साथ में पता नहीं कितने बच्चे पढ़ेंगे, या हो सकता है एक साथ पता नहीं कितने लोग देख रहे हों, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब मैं अकेले इतने सारे व्यक्तियों को सर्विस देने में सक्षम हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सर्विस सेक्टर में हूँ। तो यहाँ पे रोजगार के अवसरों का सृजन बहुत ज्यादा नहीं है इन अपेक्षाकृत सेकेंडरी सेक्टर की। इसीलिए हमारी सरकार को सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके। और अगर रोजगार के अवसर का सृजन हुआ तो जाहिर सी बात है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, उनके पास एक सैलरी होगी, और अगर आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश में आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी, और हमारे देश की जीडीपी बढ़ना तय है। क्लियर है? अब आपको बताना है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका हो जाएगा केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी और जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजारी मूल्य को संदर्भित करता है, जिससे विदेश में होने वाले निवल निवल साधनाएं नेट फैक्टर इनकम भी शामिल होता है। ये मामला गड़बड़ हो गया। जीएनपी में किसी देश के निवासियों के द्वारा वार्षिक रूप से, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे निवासी है, यहाँ पे वार्षिक है, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजारी मूल्य शामिल होता है, चाहे वो उसकी सीमा के भीतर हो या बाहर। वेरी गुड। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। आप इसको कमेंट करिएगा। इतने देर तक मैंने आपके साथ लेक्चर दिया है, अच्छा आप बोल रहे हैं साइड में हो जाओ तब तो दूं, मैं साइड में हो गया। आपसे पूछा है जीडीपी, ठीक है, ये पूछा है जीडीपी और ये पूछा है जीएनपी। अब मैं यहाँ पर आपको जीएनपी बता के चलूंगा। जीडीपी मैंने बता दिया है और जीडीपी बता, ठीक है। जीएनपी क्या कहलाता है? तो जीएनपी कहलाता है मेरे दोस्त एक वित्तीय वर्ष। अच्छा इन्होंने लिख रखा है ना, तो मैं क्यों लिखूं? इन्होंने लिखा है ना, एक एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों के द्वारा वस्तु एवं सेवा का अंतिम बाजारी मूल्य उस देश की जीएनपी कहलाता है, भले ही वह सीमा के बाहर हो या सीमा के अंदर। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेरे दोस्त, जब नागरिक हैं या निवासी हैं तो वो कहीं भी करें, डजेंट मैटर। जीएनपी को हम निकालते कैसे हैं? तो जीएनपी बराबर होता है, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। इसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त निवल आय। ठीक है, विदेशों से प्राप्त निवल आय, ये है जीएनपी के डिफिनीशन। और याद रखिएगा
ये आपने किस पे निकाला है? ये आपने निकाला है मार्केट प्राइस पर। तो जाहिर सी बात है जीडीपी भी मार्केट प्राइस पर ही होगा। ठीक है, तो ये है मार्केट प्राइस। अच्छा, एक कमेंट करिएगा कि क्या किसी देश की जीडीपी उसके जीएनपी से अधिक हो सकती है या किसी देश की जीएनपी उसके जीडीपी से अधिक हो सकती है? ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है। आप कमेंट करिएगा, इसका उत्तर मैं आगे दूंगा। तो मेरे दोस्त पहला तो गलत है। क्यों? क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड शामिल नहीं होता है इस जीडीपी में, जीएनपी में शामिल होता है। तो इसलिए आपका उत्तर केवल बी विकल्प सही है और ए विकल्प आपका गलत है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। किसी जीडीपी किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम बाजारी मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। जीडीपी में ये मैटर नहीं करता कि उत्पादन कौन कर रहा है, मैटर ये करता है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है। जीडी वहीं जीएनपी की अगर मैं बात करूं तो किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम बाजारी मूल्य उस देश की जीएनपी कहलाती है। और जीएनपी में यह मैटर करता है कि उत्पादन कौन कर रहा है, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि उत्पादन कहाँ हो रहा है। तो जीएनपी में देश के नागरिक मैटर करते हैं और जीडीपी में लोकेशन मैटर करता है। क्लियर हो गया? जब भी हम जीएनपी फाइंड आउट करते हैं तो जीएनपी को हम फाइंड आउट करने के लिए जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देते हैं। मतलब विदेशों से जो हमें शुद्ध धन की प्राप्ति हुई है वो हम माइनस कर देते हैं, तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि विदेशों से कितना पैसा आया और हमारे देश से कितना पैसा गया, जब इसका हम एक लेखा जोखा निकालते हैं तो वो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। जब हम अपने जीएनपी में जीडीपी से नेट फैक्टर इनकम माइनस कर लेते हैं तो हमारा जीएनपी निकल आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कमेंट करिएगा कि अभी तक का सेशन कैसा रहा। देखिए मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने में, बाकी मुझे आपको नहीं पता कि आपका कितना सर दर्द हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों शामिल होते हैं। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में सकल पूंजी के निर्माण में कुल सकल घरेलू उत्पाद में से प्रत्येक वर्ष किए गए निवेश का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना तो दो। मेरे दोस्त आपके लिए बहुत आसान अब हो गया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जीडीपी के फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल करते हैं, डायरेक्ट टैक्स को शामिल नहीं करते हैं। तो पहला गलत हो गया और दूसरा आपका सही है। हमने फैक्टर कॉस्ट पे क्या बोला है कि फैक्टर कॉस्ट में हम क्या शामिल करते हैं? तो फैक्टर कॉस्ट में जब भी हमें अपना निकालना होता है तो हम इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर लेते हैं, और प्रत्यक्ष कर से कोई लेना देना नहीं होता है। आगे अच्छा उत्तर मैंने बताया नहीं बताया? उत्तर है आपका केवल दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाजार मूल्यों पर बाजार मूल्यों पर यानी मार्केट प्राइस पर निवल राष्ट्रीय आय एन एन एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनएनपी मार्केट प्राइस पूछ रहे हो, चलो पूछ लो भैया, कौन सी बड़ी बात है। तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध आय, नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस ह्रास मूल्य, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो डेप्रिसिएशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। फैक्टर कॉस्ट पर सकल राष्ट्रीय आय यानी फैक्टर कॉस्ट पर जीएनपी माइनस, तो हमें जीएनपी से, हाँ ठीक है, जीएनपी ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ठीक है। विदेशों से शुद्ध कार्य लागत, ये भी गलत है, ये भी मेरे दोस्त नहीं होगा। बाजारी मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद उत्पाद ह्रास मूल्य माइनस ह्रास मूल्य, ठीक, हाँ ह्रास मूल्य ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? मार्केट प्राइस बराबर जब भी हम निकालेंगे तो क्या निकलेंगे? डिप्रिसिएशन के अंतर्गत बाजारी मूल्य पे। मार्केट प्राइस पे आपसे पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस पे हमें क्या निकालना है, तो आपको ये बताना है कि मार्केट प्राइस पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है कि चौथा सही है। तो मेरे दोस्त आपसे पूछ रहे हैं बाजारी मूल्य पर मार्केट प्राइस पर नेट फैक्टर उत्पाद के संदर्भ में कौन सा सही है, तो आपका ये सही होगा, बाकी तो दूर दूर तक गलत है। ठीक, बाकी तो दूर दूर तक गलत है। माइनस डेप्रिसिएशन, मुझे तो कुछ गलत ये भी लग रहा है। मार्केट प्राइस पर
मार्केट प्राइस पर, तो हम क्या निकलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन बराबर एनएनपी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है दोस्त, सही है, सही है, सही है, सही है। मुझे दरअसल देखिए, कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट नहीं गलत होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा था कि हमें एनएनपी निकालना है, तो हाँ, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे ना तो एनएनपी निकल आएगा। ठीक है, बस मुझे यही देखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैल्यू एडेड मेथड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह किसी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उद्योग द्वारा जोड़े गए मूल्य को मापता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप सकल मूल्य वर्धन में से मूल्य ह्रास के मूल्य घटाने पर निवल मूल्य वर्धन प्राप्त होता है, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्राप्त होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना तो दो, ये आपको बताना है। ठीक, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में कह रहा है कि इसमें किसी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक उद्योग के द्वारा जोड़े गए मूल्य को मापा जाता है, तो ठीक है, मापा जाता है, हम सारे सेक्टर्स को जोड़ते हैं, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। परिणाम स्वरूप सकल मूल्यवर्धन में से, सकल मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में से हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो हमारा एनवीए नेट वैल्यू एडिशन प्राप्त होता है। ठीक है, हमने क्या बोला था कि नेट वैल्यू, जब भी हमें नेट निकालना होगा तो हम जी से निकालेंगे, तो इसलिए हमारा एनवीए बराबर हो जाएगा जीवीए माइनस डेप्रिसिएशन। तो हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, तो मेरे लिहाज से दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, तो मान लीजिए दोनों कथन। ठीक, देखिए इकोनॉमी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कहीं किसी भी प्रकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मान के चलिए कि 12 से 14 दिन में आपकी क्लासेस लूंगा, कितने घंटे होगी मुझे नहीं पता, बट 2-2.5 घंटे की क्लास अगर गई तो जाने दूंगा मैं, थोड़ा सा भी मैं टाइम को मैनेज नहीं करने की कोशिश करूंगा, क्वालिटी मैं आपको डिलीवर करूंगा, टाइम मैटर नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको एक ये करना है और आपको शेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी आपकी बेहतर हो जाएगी, भरोसा रखिए। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जीडीपी एवं जीएनपी एवं जीएनपी की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीएनपी सदैव जीडीपी से अधिक होती है क्योंकि इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, विदेशी व्यापार संतुलन जीडीपी एवं जीएनपी के मध्य मुख्य विभेदक कार्यों में से एक है। सही कथनों का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, या तो दोनों, या तो कोई भी नहीं। ठीक, तो मैं आपको बताता हूं कि जीडीपी और जीएनपी सदैव एक दूसरे से अधिक होंगे, बिल्कुल भी नहीं है। कौन किससे अधिक होगा ये मैटर करता है कि आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसा है। ठीक है, अगर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा हो गया तो मेरे दोस्त आपका जीएनपी ज्यादा हो जाएगा, और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम हो गया तो आपका जीडीपी ज्यादा। नहीं समझ आया? अब समझिएगा। जीएनपी बराबर आप क्या देखते हैं? जीएनपी बराबर आप देखते हैं जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं एक एग्जांपल के तौर पर कि हमारी जीडीपी प्लस, सॉरी, हमारी जीडीपी एंड हमारी जीएनपी दोनों कितनी है? 100 रुपए की, मतलब हमारी बराबर है। जीडीपी बराबर जीएनपी, ये हमने मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब एक बात बताइए, जीएनपी हमने कितना माना है? 100, और जीडीपी भी हमने कितना माना था? 100। अब हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्स माइनस एम कितना है? ठीक,
x माइनस एम कितना है, हमें ये जानने की जरूरत है। अगर हम ये जान लेंगे कि हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसा है, तो मेरे दोस्त, ये प्लस होगा, सॉरी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये मैंने मान के चला कि हमारे विदेशों से प्राप्त कम हो रहा है, हमारा जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है, तो हम माइनस में होंगे। मतलब गया कितना, 8 रुपए, इंडिया से गया 8 रुपए, और इंडिया में आया कितना, 10 रुपए। गया 8 रुपए, आया 10 रुपए, तो मतलब हमारे पास 2 रुपया ज्यादा आया, हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होगा, तो हम इसको प्लस 2 कर देंगे। तो ये क्या है, 100 ऑलरेडी है। तो अब आप देखेंगे कि जहां पे हमारा जीएनपी पहले 100 था, अब हमारा जीएनपी कितना हो गया है, 102 रुपए हो गया है। समझ पाए आप? क्योंकि जीएनपी तो ऐसे निकलना था, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और चूंकि हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा हो गया, तो हमारी जीएनपी ज्यादा होगी। भारत के सिनेरियो में उल्टा है। भारत के सिनेरियो में क्या है, भारत के सिनेरियो में है कि इंडिया से जा रहा है 10, और इंडिया में आ रहा है 8। तो ये जो दो माइनस है ना, अब जैसे ये दो माइनस होता है, तो फिर हमने क्या माना था, 100 - 2, अब ये हो जाएगा 98, और वहीं पर आपकी जीएनपी हो जाएगी 98, और जीडीपी आपकी ऑलरेडी 100 है। ठीक, तो हमारी जीडीपी ज्यादा और हमारी जीएनपी कम हो जाएगी। समझ आया ना? देखिए, ऐसा किसी ने आपको अभी तक नहीं समझाया होगा जैसा मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एज ए स्टूडेंट अप्रोच पे समझा रहा हूँ, जैसा मैंने समझा था वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ और अच्छा लगेगा। अभी तक विगत कुछ वर्षों पहले चाइना का जीएनपी ज्यादा था उसकी जीडीपी से। क्यों? क्योंकि चाइना विदेशों में निर्यात ज्यादा करता है, उसका व्यापार ज्यादा होता है, उसको निवेश ज्यादा मिलता है, इसीलिए उसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है, और चाइना का जीडीपी से ज्यादा उसकी जीएनपी है। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब उसकी जीडीपी ज्यादा, जीएनपी कम हुआ है। हमारी सिनेरियो में उल्टा है, हमारी जीडीपी ज्यादा और हमारी जीएनपी कम है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जीडीपी ज्यादा होगा या जीएनपी ज्यादा होगा। क्लियर है? मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, किसी देश की जीडीपी ज्यादा होगी या जीएनपी ज्यादा होगा, ये मैटर करता है कि उस देश का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसा है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है, तो उस देश की जीएनपी ज्यादा होगी, और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है, तो वहां की जीडीपी ज्यादा होगी। इन कंपेरिजन भारत की नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है, तो भारत की जीडीपी ज्यादा है इन कंपेरिजन जीएनपी के। दैट्स क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो ठीक है, पहला शामिल किया जाता है। ठीक है, विदेश व्यापार संतुलन जीडीपी एवं जीएनपी के मध्य विभेदन कार्यों में से एक है। ऐसा भी नहीं है। ठीक, क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे बात करूं, तो जीडीपी और जीएनपी के बीच फैक्टर के लिए डिफरेंस करने के लिए व्यापार भुगतान संतुलन बहुत मैटर नहीं करता है, थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो ना तो आपका एक होगा और ना तो आपका दो होगा, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत होंगे। विभिन्न तरीकों के उपयोग करके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के संदर्भ पर विचार करें। ठीक है, जीडीपी की गणना के लिए आय दृष्टिकोण, ठीक है, आय, इनकम, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बराबर के बाजार मूल्य को संकलित करता है। जीडीपी की गणना में व्यय दृष्टि में उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात को जोड़ता है। जीडीपी की गणना में न उत्पादित वस्तुओं, मौजूदा वस्तुओं से संबंधित लेन देन दोनों को समान रूप से शामिल किया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है सही नहीं है। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। क्या बताया आपने? ठीक है, देखिए, अगर मैं आय गणना की बात करूं, तो इसमें अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य संकलित होता है नहीं।
कर्मचारी मूल्य संकलित होता है, हाँ ठीक है, होता है। जीडीपी की गणना में व्यय विधि में उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात को जोड़ा जाता है, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। जीडीपी की गणना में नव उत्पादित वस्तु, जो नई वस्तुएं हैं, मौजूदा मूल्य से संबंधित लेन देन को समान रूप में शामिल किया जाता है, तो किया जाता है। हाँ, नव उत्पादित वस्तु है, इसमें पहले से अगर कोई उत्पादित वस्तु है तो वो शामिल नहीं होगा। वो कैसी वस्तुएं होंगी? मध्यवर्ती होंगी या फिर रीसेलिंग होंगी। रीसेलिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक गाड़ी, नई गाड़ी खरीदी फर्स्ट हैंड कंपनी से। तो अगर मैंने कंपनी से गाड़ी खरीदी है तो वो इस साल के जीडीपी का हिस्सा होगा, लेकिन मैंने आपसे अगर कोई गाड़ी खरीदी है सेकंड हैंड तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। अब आप तो ये कहोगे कि सर पैसों का लेन देन तो यहाँ भी हुआ है। मेरे दोस्त हुआ है, बट प्रोडक्शन नहीं हुआ है। उस गाड़ी का मूल्य उस साल की जीडीपी का हिस्सा रहा होगा जिस साल आपने खरीदा होगा। जैसे मान लीजिए 2018 में आपने कोई गाड़ी खरीदी और आज वो गाड़ी आप मुझे बेच रहे हैं, तो क्या वो इस साल की जीडीपी का हिस्सा होगा? नहीं, क्योंकि वो गाड़ी 2018 के जीडीपी का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए वो रीसेलिंग हुआ कोई भी प्रोडक्ट जीडीपी का हिस्सा नहीं बनता है। तो तीसरा आपका सही होगा, तो 1 और 3 सही है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में कह रहा है आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक विभिन्न औद्योगिक समूहों में वृद्धि दर की गणना के लिए 2011-12 को बेस ईयर के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में केवल विनिर्माण और खनन क्षेत्र को शामिल किया गया है। चलिए ये भी हम देखेंगे। 8 प्रमुख उद्योगों को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कुल भार का 40% से अधिक का योगदान करते हैं। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4 सभी स्टेटमेंट सही हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तब तक मैं आपको ये बता के चलूं कि हमारे यहाँ पे उद्योगों के लिए जो हमारा आईआईपी जारी किया जाता है, आईआईपी, इस आईआईपी में मेन 8 कोर सेक्टर है। ठीक है, 8 कोर सेक्टर है और इनका जो बेस ईयर है, इनका जो बेस ईयर है वो कितना है? वो 2011 और 12 है। जितने भी हमारे उद्योग हैं उन उद्योगों में हम 8 को कोर सेक्टर बोलते हैं। ये कोर सेक्टर वो हैं जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, हमारे देश की आर्थिक विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करते हैं, हमारे देश में रोजगार के अवसरों के सृजन करने में भूमिका रखते हैं और इनका हमारे देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो सबसे पहले इसमें से 5 तो वो क्षेत्र हैं जो एनर्जी से रिलेटेड है। आपको कमेंट करना है, आप कमेंट करते रहिए, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, बाकी आप कमेंट करिए। तो पहला है कोयला, रिफाइनरी, रिफाइनरी, कच्चा तेल, गैस, शायद एक है बिजली, एक है उर्वरक, और उर्वरक के बाद में एक आपका आ जाता है सीमेंट, नहीं सीमेंट तो इसी के साथ हो जाएगा। ठीक है, कोयला है, रिफाइनरी है, कच्चा तेल है, गैस है, बिजली है, उर्वरक है, और यहाँ पे 7 और 8 दो सेक्टर हमारे और आते हैं। अगर मैं इन 8 सेक्टर की बात करूं तो इनका कुल जो वेटेज है हमारी आईआईपी में वो कितना है? वो है 40%। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? वो क्रूड ऑयल या रिफाइनरी का है,
जिसमें से इन सारे सेक्टरों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, रिफाइनरी का है। अब आपको बताना है कि कौन कौन से अन्य सेक्टर हैं जो हमें शामिल करते हैं या इसमें शामिल है। ठीक है, अब आपको उत्तर बताना है। मैंने आपको चीजें बता दिया है। तो औद्योगिक गणना के लिए 2011-12 शामिल है, ये ठीक है। उत्पादन सूचकांक में केवल विनिर्माण एवं खनन शामिल है, तो नहीं। 8 औद्योगिक क्षेत्र 40% से अधिक योगदान करते हैं, तो भैया करते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आरबीआई जारी करता है, तो नहीं, ये जारी नहीं करता है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, सही पूछा है। कोयला, रिफाइनरी, कच्चा तेल, गैस, बिजली, उर्वरक, हमारे पास 2 सेक्टर अभी छूट रहे थे। वो 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? एक है हमारा सीमेंट और एक है हमारा उर्वरक। सीमेंट हमने लिखा है, तो एक उर्वरक है। एक तो हमारा उर्वरक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टील, जिसे हम बोलते हैं इस्पात। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 8 कोर सेक्टर हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। जीवीए और जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीवीए सकल घरेलू उत्पाद तथा अप्रत्यक्ष कर का योगदान है। जीवीए, जीवीए क्या बोल रहा है? जीवीए जीडीपी, जीडीपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स का योग है। ठीक है, किसी वस्तु की मूल कीमत की गणना उसके बाजार मूल्य से, मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने के बाद की जाती है। जीवीए हमें जीडीपी कर लिंक निर्धारित करने में मदद करता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। ओके, आपने बताया नहीं। देखिए, जीवीए बराबर होता है जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो योग है नहीं, तो पहला तो गलत है। ठीक, अगर पहला गलत है तो फिर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो केवल 2 और 3 सही हो गए। चलो अच्छी बात है, हमें बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें बाकी तो नहीं पता। ठीक मेरे दोस्त, मुझे बाकी तो नहीं पता, बस मुझे इतना जरूर पता है क्या, कि जीवीए निकालने के लिए हम जीडीपी में से क्या माइनस करते हैं? हम जीडीपी में से माइनस करते हैं अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह किसी देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित कुल आर्थिक उत्पादन है, जिसे बाजार मूल्य पर मापा जाता है। ठीक है, बाजारी मूल्य पर मापा जाता है। इसकी गणना बाजारी कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में निवल उत्पाद कर और निवल उत्पादन कर को जोड़कर किया जाता है। जीएनपी, जीएनपी के बारे में कह रहे हैं, देश के निवासियों के द्वारा। चलो ठीक है, कुल आर्थिक उत्पादन जिसे बाजारी मूल्य पर मापा जाता है, तो मेरे दोस्त चलो ठीक है, हम मान लेते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है कि इसकी गणना बाजारी कीमतों पर, बाजारी कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में निवल उत्पाद कर और निवल उत्पादन कर को जोड़कर किया जाता है। नहीं, ये गलत है, तो केवल एक हमारा सही होगा। ठीक है, 15 का केवल ए होगा। एक बार कमेंट करिएगा। चूंकि ये आपसे बोल क्या रहा है, आपसे कह रहा है
कि ये जीएनपी बाजारी मूल्य है। तो मेरे दोस्त जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर क्या होगा आप बताओ। जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर होगा, चूंकि हमने पढ़ा है मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जोड़कर प्राप्त होता है वहीं पे, और किससे कह रहा है, सकल घरेलू उत्पाद से। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हमें निकालना है, तो सकल घरेलू उत्पाद नहीं होगा, सीधा जीएनपी ही होगा। तो जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर क्या होगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये होगा जीएनपी, ना कि होगा जीडीपी। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है जीडीपी। क्लियर हुआ, कमेंट करिएगा क्लियर हुआ। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी और जीवीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पूरा का पूरा टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, इस बात का मैं भरोसा रखता हूँ। बाकी मैं अभी आपको कवर करवा दूंगा, या फिर इसके बाद में मैं एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाल दूंगा नेशनल इनकम से। ठीक है, जीवीए आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किए गए मूल्य वर्धन को दर्शाता है, जबकि जीडीपी को मांग पक्ष की अर्थव्यवस्थाओं में किए गए सभी व्यय को जोड़कर निर्धारित किया जाता है। जीवीए आपूर्ति पक्ष और मूल्यवर्धन, जीडीपी मांग पक्ष। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए या फिर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जीडीपी एक अच्छा उपाय है, लेकिन अर्थव्यवस्था के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लिए जीवीए एक बेहतर उपाय है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो मेरे दोस्त ये दोनों कथन सही है। देखिए पूरी की पूरी इकोनॉमी में दो फैक्टर है, एक है डिमांड, एक है डिमांड और दूसरी है सप्लाई। ठीक है, जो हमारी डिमांड है वो हमारी डिमांड या मांग पक्ष है वो हमारी जीडीपी को दिखाती है, और जो हमारी सप्लाई है वो हमारी जीवीए को दिखाती है। ये जीवीए को इसलिए दिखाती है क्योंकि यहाँ पर हम मूल्य वर्धन करते हैं, वैल्यू को ग्रॉस करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, सॉरी वैल्यू ऐड करते हैं। और जब हम वैल्यू ऐड करते हैं तो वहां पर हमारी जो सप्लाई चेन है वो बेहतर होती है। वहीं जो हमारी डिमांड है, डिमांड हमारी जीडीपी जो है वो हमारी डिमांड को इंडिकेट करता है, और हमारी सप्लाई प्रोसेस को जीवीए इंडिकेट करता है। सेम इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम देश की अर्थव्यवस्थाओं की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब हम जीवीए की नहीं जीडीपी की बात करते हैं। जीवीए की जब हम बात करते हैं तो मेरे दोस्त जो आपका जीवीए है, ठीक, ये जीवीए हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को एक सेपरेटली अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, एक है हमारा प्राइमरी, एक है हमारा सेकेंडरी और एक है हमारा टर्शियरी। हालांकि अब और भी क्षेत्र हैं। जब इन तीनों क्षेत्र को हम एक साथ करते हैं तो ये हमारी जीडीपी कहलाता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य बाजारी मतलब सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य सबको मिला करके, उसमें हमारा एग्रीकल्चर भी आएगा, हमारा विनिर्माण क्षेत्र या माइनिंग सेक्टर आएगा, उसी के साथ में हमारा फूड प्रोसेसिंग भी आ जाएगा, हमारे सर्विस सेक्टर आ जाएगा। जब इन सब को मिला के हम बताते हैं तो वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है, हमारी सही में औकात होती है। तो हम हर एक क्षेत्र को एक साथ कर लेते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है कि हमें किस क्षेत्र में कितना योगदान रहा है या किस क्षेत्र में कितना ज्यादा और आगे जाने की जरूरत है, किस क्षेत्र में कितना ग्रोथ की जरूरत है, किस क्षेत्र में कितना योगदान है, मतलब जब हम अपनी जीडीपी का सेक्टोरल करते हैं तो वो हमारा जीवीए कहलाता है। क्लियर है, इसीलिए जब जीवीए की बातें करते हैं तो उसमें हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, उसमें हम माइनिंग की बातें करते हैं, प्रोसेसिंग की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि एग्रीकल्चर का हमारा जीवीए 18.5 से 19% का है। क्लियर है, लेकिन जीडीपी का हम
जीडीपी का एग्रीकल्चर बातें नहीं करते हैं क्योंकि जीडीपी समग्र हो गया। हम बातें करेंगे जीवीए में कि हमारा एग्रीकल्चर में जीवीए का रेशियो कैसा रहा है, तो उसका बेसिक एक रीजन यही है। क्लियर? तो जब भी हम जीवीए की बात करते हैं तो सेक्टोरल करते हैं और यही एक रीजन रहा है कि जब हम देशों की अर्थव्यवस्था का तुलना करते हैं तो हम जीडीपी की बात करते हैं। जैसे भारत की जीडीपी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी हमें नहीं पता, हम आगे आपके साथ अध्ययन करेंगे। ठीक। अमेरिका की जीडीपी नंबर 1 है, चाइना की जीडीपी नंबर 2 है, नंबर 3 पे कोई और है, नंबर 4 पे कोई और, नंबर 5 पे कोई और, नंबर 6 पे कोई और। हम जीडीपी की तुलना करते हैं कि उस देश की जीडीपी इतनी है, उस देश की जीडीपी उतनी है, लेकिन दो देशों की तुलना हम कभी जीवीए पे नहीं करते। यही एक रीजन है कि देश का जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमारा जीडीपी सही आंकड़ा प्रस्तुत करता है, लेकिन जब हम अपने अर्थव्यवस्था के साथ में विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तो जीवीए एक अच्छा आंकड़ा प्रस्तुत करता है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है, हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। कौन सा कथन सही है? तो 16 का हमारा दोनों कथन सही है। ये हमें जानना और समझना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? कमेंट करिएगा एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विचार करना है। एनएनपी एक वर्ष के दौरान किसी देश की उत्पादकता के सभी कारकों द्वारा अर्जित आय का योग होता है। राष्ट्रीय आय केवल घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादन को जोड़कर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है एनएनपी। ठीक, एनएनपी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ह्रास मूल्य। ह्रास मूल्य। ठीक, ये कैसा है? ये मार्केट प्राइस है और ये भी मार्केट प्राइस है। क्यों? चूंकि ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं कि अर्जित आय का योग होता है, सो मेरे दोस्त हम बात करते हैं कि नहीं, कि एक वर्ष के दौरान सभी कारकों का अर्जित आय का योग नहीं होता, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय आय हमारा केवल घरेलू क्षेत्र के भीतर सारे उत्पादन को जोड़कर किया जाता है, तो ये सही है। तो यहाँ पे हमारा केवल दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्यों नेशनल इनकम को कहा जाता है कि ये घरेलू क्षेत्र में उत्पादन शामिल होता है? नेशनल इनकम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे दोस्त, जो नेशनल इनकम होता है ना, ये इसी पे एन एनपी फैक्टर कॉस्ट पे जब हम करते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस है, तो हम लिखते हैं एन एनपी मार्केट प्राइस, बाकी डॉट 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 डॉट। आप समझदार हैं, मैं अभी तक बता के चला हूं। और ये जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, यही आपकी नेशनल इनकम है। ये आपकी नेशनल इनकम है। और जब नेशनल इनकम को आप डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, या फिर जिसे हम बोलते हैं जनसंख्या, जब आप डिवाइड कर देते हैं जनसंख्या से, तो ये निकल के आता है पर कैपिटा इनकम, जिसे आप क्या बोलते हैं? जिसे आप बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, एक मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, हम पहले पढ़ते हैं जीडीपी। दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब दिखेगा। हम पढ़ते हैं जीडीपी, और ये जीडीपी किस पे होता है? ये जीडीपी होता है मेरे दोस्त मार्केट प्राइस पे। फिर हम पढ़ते हैं जीएनपी, और ये जीएनपी कैसे हम निकालते हैं? तो हम लिख देते हैं कि जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम लिख लेते हैं। अब सबसे खास बात है कि जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखते हैं तो ये मार्केट प्राइस है, तो ये भी मार्केट प्राइस होगा। फिर जब हम निकालते हैं एनएनपी जीएनपी के बाद से, फिर हम निकालते हैं एनएनपी, और एनएनपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जीएनपी। तो जीएनपी जब हम निकालते हैं तो जीएनपी माइनस हम कर देते हैं डेप्रिसिएशन, और चूंकि ये जीएनपी हमारा मार्केट प्राइस है, तो ये भी हमारा मार्केट प्राइस निकल के आता है। लेकिन चूंकि हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें चाहिए होता है
NNP मार्केट प्राइस के स्थान पे फैक्टर कॉस्ट, तो हम क्या लिख देते हैं, हम लिखते हैं NNP मार्केट प्राइस प्लस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और जब ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकलता है तो ये हमारा कहलाता है नेशनल इनकम, ये कहलाता है नेशनल इनकम। और फिर जब हम नेशनल इनकम को नेशनल इनकम को नेशनल इनकम को देश के पॉपुलेशन जनसंख्या से भाग करते हैं तो ये निकल के आता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक, सेम इसी तरीके से नेट हम हमेशा अपने ग्रॉस से निकालते हैं, और जब भी हम मार्केट प्राइस या हम फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं तो हम लिखते हैं मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और जब वहीं पे हम मार्केट प्राइस निकालते हैं तो हम लिखते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं खुद एक बार चेक कर लूं कि आपको समझ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं जल ग्रहण कर लूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है मुझे पता है, बट कोई बात नहीं। अगर हमें पढ़ना है, सीखना है, जानना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों में बाजार करें, मतलब निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच संबंध का सही वर्णन है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। चलो भैया, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, हमारा रिलेशन कैसे भी हो बट हमें इनके रिलेशन को सही निकालना है। मार्केट प्राइस वस्तु एवं सेवाओं की लागत को दर्शाता है, जबकि कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी शामिल होती है। चलो ठीक है। बाजारी मूल्य उत्पादन लागत का प्रतिनिधित्व करता है, बाजारी मूल्य उत्पादन लागत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कारक लागत अप्रत्यक्ष कर का प्रतिनिधित्व करता है। बाजार मूल्य में निवल अप्रत्यक्ष कर के साथ में वास्तविक लेन देन मूल्य शामिल होता है, जबकि कारक लागत पर समायोजन से पहले उत्पादन लागत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो चलो मैं ये मान लेता हूं आर्थिक विश्लेषण में बाजार मूल्य और कारक लागत परस्पर विनिमय शब्द योग है। इसमें तो कठिन दिख रहा है लेकिन फिर भी हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। बाजार मूल्य पर वस्तु एवं सेवाओं को लागत को दर्शाता है। बाजारी मूल्य वस्तु एवं सेवाओं की लागत को दर्शाता है। ठीक है, जबकि कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी शामिल होती है, यानी फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी शामिल होती है तो नहीं, ये पकड़ा गया। फैक्टर कॉस्ट बराबर मेरे दोस्त, हमने क्या कहा है, याद करो वो दिन, मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सब्सिडी कहाँ शामिल है, सब्सिडी शामिल नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। बाजार मूल्य उत्पादन लागत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कारक लागत अप्रत्यक्ष कर का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है। बाजार मूल्य में निवल अप्रत्यक्ष कर के साथ वास्तविक लेन देन मूल्य शामिल होता है। ठीक है, जबकि कारक लागत पर समायोजन से पहले उत्पादन लागत का प्रतिनिधित्व करता है, ये ठीक है। बस हमारा उत्तर मिल गया, सी इसका राइट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति अंतराल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो कर लेंगे। ठीक है,
मुद्रास्फीति अंतराल तब उत्पन्न होता है जब वस्तु और सेवाओं की मांग उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है। वस्तु एवं सेवाओं की मांग मतलब गुड्स एंड सर्विस की डिमांड ज्यादा हो जाती है। डिमांड ज्यादा हो गई है तो जाहिर सी बात है, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई एज वेल एज है तो क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है। ठीक है। मुद्रास्फीति अंतराल तब उत्पन्न होता है जब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संभावित सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो जाता है। मतलब रियल जीडीपी संभावित जीडीपी घरेलू उत्पाद से अधिक हो जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ठीक है, तो इन्फ्लेशन एक है हमारा रियल जीडीपी और मैं इसको मान लूं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में जहां पर हम बेस ईयर को देखते हैं वहीं नॉमिनल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि तब होता है जब रियल जीडीपी संभावित जीडीपी से अधिक हो जाता है। रियल जीडीपी संभावित जीडीपी से अधिक हो जाता है। वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से अधिक हो जाता है। तो रियल जीडीपी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ठीक है, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा संभावित है क्या ये संभावित सकल घरेलू उत्पाद है। तो मुझे लग रहा है मेरे दोस्त दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, हाँ सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। एक मिनट, पूछा है नहीं सही है तो ना तो एक ना तो दो। ठीक है, देखिए अगर सही पूछेगा तो हम दोनों मान के चलेंगे सही, लेकिन पूछा है सही नहीं है तो पहला भी सही नहीं और ना तो पहला और ना तो दूसरा। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि मेरे दोस्त इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेशनल इनकम, ठीक, किसी देश की आर्थिक क्षेत्र में शेष विश्व के क्षेत्रीय परिक्षेत्र जैसे दूतावास, सलाहकार कार्यालय एवं सैन्य अड्डे शामिल होते हैं। चलो ठीक है। भूमि, अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा कारक आय के उत्पादन के कारक हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो मेरे दोस्त पहला तो स्टेटमेंट सही है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी जीडीपी का हिस्सा कौन होगा? दूतावास है, कार्यालय है, सैन्य अड्डे हैं, वो सब है। किसी देश के आर्थिक क्षेत्रों में है तो जाहिर सी बात। ठीक है। भूमि और संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य ये उत्पादन के कारक है? नहीं। उत्पादन के कारकों में क्या क्या आता है? हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन, ये आते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? केवल हमारा एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा केवल एक सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गिनी गुणांक शून्य, गिनी गुणांक पूर्ण आय असमानता को दर्शाता है और के रिकवरी आय असमानता को और गहन करती है, जिसमें धनी वर्ग समृद्ध होता है जबकि निम्न आय वर्ग पीछे रह जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं बात करूं गिनी कोफिशिएंट की, गिनी गुणांक की, तो गिनी गुणांक में जो जीरो है दो पैरामीटर मानता है, एक मानता है जीरो और एक मानता है वन। जो जीरो पैरामीटर माना जाता है ये माना जाता है कि पूर्ण समानता है, वहीं पे जीरो माना जाता है कि पूर्ण असमानता है। ठीक है, देखिए गिनी कॉफिशिएंट दरअसल ये आय की विषमता, आय की विषमता को दर्शाता है। इसने दो
इंडिकेटर हैं, एक है 0 और एक है 1। माना जाता है कि जिस सोसाइटी में गिनी कोफिशिएंट 0 है वहां पे पूर्णता समानता है, गरीबी और अमीरी के बीच में कोई खाई नहीं है, कोई विभेद नहीं है। लेकिन जहां पर 1 है वहां पे पूर्ण असमानता है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब और अमीर बहुत ज्यादा अमीर है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। के रिकवरी, तो मेरे दोस्त ये जो के रिकवरी है ना, ऐसे दरअसल ये माना जाता है जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मंदी अपने दौर से गुजर रही होती है, तो मंदी के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, बेहतर होती है, सही होती है, तो जो हमारी औद्योगिक गतिविधियां हैं, इकाइयां हैं, वो बूम करती हैं, ग्रोथ दर्ज करती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे तेजी से जो वृद्धि होती है वो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, बिजनेसमैन है, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हैं, उनकी इनकम में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है, वो तो रिकवर कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो और ज्यादा गरीब रह जाता है, क्योंकि वो अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पाता मंदी के दौर से निकलने के बाद में। तो जो की रिकवरी है वो असमानता को दिखाता है कि जहां पर एक वर्ग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वहीं पर गरीब गरीब रह रहा है, मतलब अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी दूसरा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल दो सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बाजार मूल्य पर जीडीपी मार्केट प्राइस की गणना में शामिल किया जाता है। ठीक है। विदेशों में रहने वाले निवासियों द्वारा अर्जित आय, पेंशन और सब्सिडी जैसे हस्तांतरण, उत्पादन के उपयोग में की गई मध्यवर्ती वस्तुएं, या घरेलू क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय निवासियों और गैर निवासियों द्वारा वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत सस्ता सा प्रश्न है। सिर्फ अब तो आपको बताना है, क्योंकि मैं आपको इतना ज्यादा बता चुका हूं, तो अब आपको बताना ही नहीं है। ठीक है। विदेशों में रहने वाले निवासियों के अर्जित आय हम शामिल नहीं करते हैं, पेंशन और सब्सिडी हम शामिल नहीं करते हैं, उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तु शामिल नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, जीडीपी में वही शामिल किया जाता है जिसकी वैल्यू होती है, प्रोडक्शन होता है, काम होता है। छात्रवृत्ति और सब्सिडी से आपने कौन सा परिवर्तन किया है? कोई प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, इसीलिए वो हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीडीपी मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि आउटपुट का उत्पादन कहाँ किया जाता है, जबकि जीएनपी इस बात पर जोर देती है कि उसका उत्पादन किसने किया। ठीक। चीन की ऐतिहासिक रूप से उसकी जीडीपी से, सॉरी, उस जीएनपी, यहां होगा जीएनपी, वरना प्रश्न ही गलत हो जाएगा। जीएनपी उसकी जीडीपी से अधिक थी, लेकिन अब बेल्ट एंड रोड पहल के कारण वह अपनी जीडीपी के बराबर पहुंच रही है। आपको बताना है, सही बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो ना तो एक ना तो दो। ठीक है, ये आपको बताना है। मैंने अभी आपको बताया था मेरे दोस्त कि जो हमारी जीडीपी है और हमारी जीएनपी है, जीडीपी में प्रश्न पूछो कि उत्पादन कहाँ हो रहा है और जीएनपी में प्रश्न पूछो कि उत्पादन कौन कर रहा है। अब जो चीन वाला मुद्दा है ये पलट गया है। ऐसा नहीं है, पहले तो उसका जीएनपी अधिक था, बट अब उसकी जीडीपी अधिक हो रही है। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। वन बेल्ट रोड वाला पहल इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। तो इसका एक सही है, दो गलत है, तो इसका विकल्प हो जाएगा एक। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय उपभोग, निजी उपभोग, आयात पर व्यय, सकल निवेश और व्यापार संतुलन। कौन शामिल नहीं है? तो व्यापार संतुलन शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। ठीक है। मेरी समझ से तो यही है, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा शामिल होगा। ठीक है, चलिए एक बार अगर आप बोल रहे तो मैं देख लेता हूं फिर से। जीडीपी में शामिल नहीं है, निजी उपभोग शामिल है, आयात पर व्यय शामिल है,
सकल निवेश शामिल है, व्यापार संतुलन शामिल है। ओए होए, गलत हो गया मेरे दोस्त, अभी तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। शामिल नहीं है आयात पर व्यय। ठीक है, बाकी हमारा निजी उपभोग शामिल है, हमारा निवेश शामिल है, हमारा व्यापार संतुलन शामिल है। ठीक है, कुजनेट वर्ग, कुजनेट वक्र की अवधारणा बतानी है। यह आर्थिक विकास और असमानता के बीच एक संबंध को दर्शाता है। यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था में आय के वितरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह कर के दरों और सरकारों द्वारा एकत्रित कर राजस्व के बीच के संबंधों को दर्शाता है। कुजनेट वक्र, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था साइमन कुजनेट। साइमन कुजनेट। और साइमन कुजनेट ने क्या किया था कि इन्होंने आय की विषमता और आय की विषमता के साथ में ही इन्होंने क्या किया कि जो मतलब एक तरीके से विकास है उसके बीच के अंतर संबंधों को बताया था। और इन्होंने कहा कि विकास एवं एवं आय के बीच संबंध को इन्होंने दर्शाया था। और अगर मैं साइमन कुजनेट की बात करूं तो साइमन कुजनेट भैया ने 1950 में ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। 1950 में ये थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट की और बताया कि जब हम विकास करते हैं तो विकास करने के दौरान जो खाई है वो बढ़ती है, अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे विकास सुनिश्चित होता है वैसे ही अमीरी और गरीबी के बीच की खाई थोड़ी सी कम होती है और जो आय की विषमता है वो भी धीरे धीरे कम होती है। तो इन्होंने आर्थिक विकास और असमानता के बीच के अंतर संबंधों को दर्शाया था। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं, कथनों पर विचार करना है। रियल जीडीपी स्थिर मूल्य पर मापा जाता है। नॉमिनल जीडीपी वर्तमान प्रचलित मूल्य पर मापा जाता है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कमी को दिखाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन हमारे सही है। तो केवल एक, दो और तीन, एक और दो और एक दो तीन। तो मेरे दोस्त ये गलत है, बाकी ये सही है और ये सही है। हम इसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे। देखिए, हमारे पास जब भी हम जीडीपी की गणना करते हैं, जब हम जीडीपी का गणना करते हैं तो हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। एक हमारा होता है रियल जीडीपी, एक होता है हमारा रियल जीडीपी, सॉरी रियल जीडीपी नहीं है, हम लिखेंगे जब भी हम जीडीपी की गणना करते हैं तो एक हम करते हैं बेस ईयर पे, ये ठीक है। एक हम करते हैं बेस ईयर पे और एक हम करते हैं करंट ईयर पे। करंट ईयर पे करते हैं। जब हम बेस ईयर पे अपनी जीडीपी की गणना करते हैं तो इसके लिए हम एक आधार वर्ष लेते हैं और इस आधार वर्ष के आधार पर हम अपनी जीडीपी का आकलन करते हैं। और अभी हमारी जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 है। और जब हम जीडीपी का आकलन अपने आधार वर्ष पर करते हैं तब हम इसमें इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन को शामिल नहीं करते हैं। और जब हम बेस ईयर पे गणना करने के दौरान इन्फ्लेशन को शामिल नहीं करते हैं तो यही हमारा रियल जीडीपी कहलाता है। और रियल जीडीपी के आधा ही लेवल पर भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो जब भी हम करंट ईयर की बात करते हैं तब इसके लिए हमें कोई बेस ईयर नहीं लेना होता। हम प्रीवियस ईयर या हम यहाँ पे पिछले वर्ष से तुलना करते हैं। और पिछले वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, ईयर ऑन ईयर तुलना करते हैं। जैसे ये चल रहा है मार्च, अगर हमें मार्च में अध्ययन करना है तो मार्च 2025 की तुलना हम मार्च 2024 से करेंगे। वहां पे जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। ठीक, और जब हम पिछले वर्ष से तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को शामिल करते हैं।
तो वहां पर हम इन्फ्लेशन को शामिल करते हैं, और जब हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को शामिल करते हैं तो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। और नॉमिनल जीडीपी की जब हम बातें करते हैं तो ये परचेजिंग पावर प्रायोरिटी पे ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी देश में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो वहां की परचेजिंग पावर कम होगी, और जिस देश में इन्फ्लेशन कम होगा वहां की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। यही रीजन है कि परचेजिंग पावर प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं तो हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। पहले नंबर पे हमारा आ जाता है चाइना, दूसरे नंबर पे आ जाता है अमेरिका, और तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं इंडिया। तो रियल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर? यही चीजें वहां पे बताने की से पूछा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर मापा जाता है, तो हाँ, रियल जीडीपी स्थिर मूल्य पर मापा जाता है, और नॉमिनल जीडीपी प्रचलित दर पर मापा जाता है। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक और दो, दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, इतने प्रश्न थे। तो सेशन कैसा रहा? प्लीज कमेंट करिएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सेशन थोड़ा-सा लंबा हो गया है, बट पूरा 1.5 घंटा या पौने 2 घंटा जो भी सेशन चला, आई डोंट नो कितना क्लास आपकी गई है। पूरी की क्लास मैं इतना जानता हूँ कि वो प्रोडक्टिव क्लास रहा है। पूरा का पूरा नेशनल इनकम आपको समझ में आएगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप एक कमेंट करिएगा कि नेशनल इनकम की क्लास एक बार आप डेप्थ पे ले लीजिए, तो 1 घंटे के अंदर मैं पूरा समझा दूँगा इस क्लास के खत्म होने के बाद में। क्लियर? तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, और अगर नहीं भी लगा है तो भी पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है? तो ये सेशन अब आपके हवाले है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।